हेलो एवरीवन, मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेकर आया हूं नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप वहां जाकर के 2x और 1.5x में देख करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि आगे के लेक्चर्स आपको समझने में और उसको कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री है इट इज़ ऑल अबाउट फैक्ट। तो फैक्ट को जानने के लिए तो आपको कोरिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए उस चीज़ को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आप जा करके देखें और आइए आज का लेक्चर में हम लोग चलते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और मैंने ऐसा देखा है लगातार कि बच्चों को यहाँ से क्वेश्चंस बनाने पर आंसर लिखने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेरा ये आपसे वादा है कि आप सारे लेक्चर्स में बने रहिए प्रॉपर वे में, और बोर्ड चाहे जैसा भी क्वेश्चन सेट करे आपके लिए उसका आंसर कर पाना टू इजी होगा, वेरी इजी होगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द लोकल फोकलॉर। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज होता क्या है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग रीजनल लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनल लैंग्वेज। दैट मीन्स कि हमारे देखेंगे इंडिया में आज 1000 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है। आप जैसे रीजनल लैंग्वेज क्या होता है, तो जैसे आप गुजरात चले जाएं तो वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, जैसे आप साउथ में तमिलनाडु चले जाएं तो लोग तमिल बोलते हैं, क्या कर्नाटका चले जाएं तो लोग कन्नड़ बोलते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलता है। तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को हम लोग रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब इसमें देखना है कि हमारा जो इसमें आज का टॉपिक है, तो मैंने इस टॉपिक को एक्चुअली एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोकलॉर, बट मैंने इसको एक क्वेश्चन का शेप दे दिया है ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कैसे बोर्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं और उसका अगर आंसर लिखना है तो कैसे आंसर लिखना है। तो आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को मैंने शॉर्ट आउट इस स्लाइड में कर रखा है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि मैंने क्वेश्चंस क्या बना दिया है कि हाउ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोकलॉर हेल्प्ड इन द स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिज्म। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो क्या है हमारा नीचा कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है दैट मीन्स जो लोकल लैंग्वेज है एंड लोकल फोकलॉर। जो लोकल फोकलॉर का मतलब क्या हो गया कि जो आसपास के जो इलाके में रीजनल लेवल में देखेंगे कि कुछ कुछ कहावतें होती है, उनको हम लोग कहते हैं फोकल लोकल। जो छोटी छोटी कहानियां होती है जो हमारे दादाजी दादी जी सुनाया करती थी कि एक तरारा एक तिरानी, ये दिस दैट इस टाइप से। या आज के डेट में आप देखेंगे कि आप जो पढ़ाई करते हैं बचपन में तो आपको एक रहा होगा मॉरल साइंस का बुक, बट हमारे ज़माने में मॉरल साइंस जैसा कोई बुक होता नहीं था। तो हमें जो होते थे दादा दादी नाना नानी, ये सब हम लोगों को काफ़ी मॉरल स्टोरीज पे बेस्ड स्टोरीज सुनाया करती थी गोदी में सुला करके। तो ये सारी चीज़ें जो लोकल चीज़ें हैं उसको बोलते हैं फोकलोर। तो ये जो फोकलोर है इन्होंने क्या किया टू रिकवर एंशिएंट नेशनल स्पिरिट्स। दैट मीन्स कि अगर अभी भी आप देखेंगे घरों में हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ये कहा करते थे, तुम्हारे दादी ये कहा करती थी, तो दैट मीन्स कि आप इनसे अपने एंशिएंट को, अपने एंसेस्टर्स को जान पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वर्नाकुलर लैंग्वेज और फोकल लॉर होता है, इससे क्या होता है कि एंशिएंट की चीज़ों को रिकवर करने में, वापस से लाने में, उसको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ें जो कही गई, कोई भी चीज़ जो लिखी गई है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, और साथ ही साथ कुछ फोकलोर जो आसपास की लोकल कहानियाँ जो स्टोरीज होती है, तो उन सारी चीज़ों को जानने के बाद आप अपने उस ज़माने के सोसाइटीज़ को अच्छे से जान पाते हैं कि क्या था, कैसे था, नहीं था। तो कुल मिलाकर के एंशिएंट चीज़ों को अगर रिकवर करना है, उसको प्रेजेंट में लाना है और प्रेजेंट में ला करके उसका इस्तेमाल करना है, तो क्यों इस्तेमाल करना, क्यों यूज करना, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनसे क्या होता है कि लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पास्ट होता है, जो कल्चरल पास्ट होता है, वो एक जैसा होता है। जब हम लोग अगर यहाँ से पास्ट में चले जाएं तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा कि हम लोगों का एक जैसा था, एक जैसा लोगों का सोसाइटी में कल्चर था, लिविंग स्टैंडर्ड था, लोगों का आइडियोलॉजी था, जो समाज की प्रथाएं थी, वो सारी चीजें एक चीजें थी। तो उन सारी चीजों को जब कलेक्ट करते हैं तो इससे हमें क्या होता है, जब आपस उस पर डिस्कशन करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि भले आज हम लोग अमीर या गरीब कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो एक है और एक ही कल्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उसको आगे के जनरेशन के लिए फॉरवर्ड करना, ये हमारी ड्यूटी है।
तो उनको लाने में, एंशिएंट कल्चर को समझने में ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड फोकलोर। क्योंकि हमारे सोसाइटी में देखिएगा कि आप जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है, जो लोकल लैंग्वेज होता है, उसको समझने के लिए हमें उसके लिए कोई भी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हमें कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा भी रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी उस लैंग्वेज को मैं अच्छी तरीके से बोल लेता हूं। जैसे हमारा लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज, वो मैथिली है, तो मैथिली मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। बट ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैंने आज तक कोई भी मैथिली की किताबें नहीं पढ़ रखा है, लेकिन स्टिल मुझे मैथिली अच्छी से आती है। और साथ ही साथ बाकी लोग भी ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिसका कोई भी स्कूल कॉलेजेस से नाता नहीं रहा है, फिर भी वो रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं। उसमें अगर किसी चीज को समझाया जाए तो उस चीज को भली भांति अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए आज देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज का डिमांड हो रहा है कि बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेजेस में भी पेपर देने के लिए दिया जाए, ताकि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, चूंकि उस लैंग्वेज में उसके लिए उन चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो अब दूसरा चीज क्या होता है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है वो सिर्फ हमारे एंशिएंट कल्चर जो होता है या नेशनल स्पिरिट को ही रिकवर नहीं करता है, बल्कि ये कैरीड करता है आगे, फॉरवर्ड क्या करता है, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस। क्योंकि अब जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस हैं, अगर किसी के लिए आप बात करते हैं नेशनलिज्म का, तो क्या उसको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। तो आप उनको क्या कहेंगे रीजनल लैंग्वेज में कि नहीं, देश को हमें बचाना है, देश के लिए हम लोगों को लड़ना है। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से रीजनल लैंग्वेज में जब उसको सारी चीजों को समझाएंगे कि आज जो देश में कहीं पर भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, उस रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या है, जब उन चीजों को उसको रीजनल लैंग्वेज में समझाया जाएगा तो उस चीज को वो काफी आसानी से समझ पाएंगे। और खास करके ऐसे लोगों के बीच में ले जाना है, ऐसे ऑडियंसेस के बीच में ले जाना है जो कि इलिटरेट हैं। दैट मीन्स कि उसको समझाना है, और उनको समझाने के लिए रीजनल लैंग्वेज से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो रीजनल लैंग्वेज है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज देखेंगे कि पोलैंड के साथ देखेंगे, और पोलैंड में जाकर के बाद में जब पोलैंड पे स्पेशली आप पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो रीजनल लैंग्वेज होता है कैसे वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, और एक लैंग्वेज ही एक विपन बनता है जिससे कि पोलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है रसिया से, जो कि आगे आप पढ़ने वाले हैं। तो जो पोलैंड है यहां पर देखेंगे कि पोलैंड का पार्टीशन कर दिया गया। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए कि ये एक पोलैंड है, तो इस पोलैंड को क्या किया गया, अलग अलग तरीके से इसको डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, पोलैंड को क्या किया गया कि इनको, मान लीजिए हमारा पोलैंड है, और इस पोलैंड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, तो इन चीजों को किया गया किसके द्वारा, तो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में। ये हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाय ग्रेट पावर, जैसे रसिया के द्वारा, दूसरा है हमारा प्रूशिया, और तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिया। इन तीनों नेशंस ने क्या किया कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि इन लोगों ने पोलैंड को अपने कंट्रोल में लिया, एनेक्स्ट किया, और बाद में उसको उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके बांट लिया सब आपस में। कुछ हिस्सा पोलैंड ले लिया, तो कुछ हिस्सा को रशिया ले लिया, कुछ हिस्सा को रशिया ले लिया, कुछ हिस्सा को प्रूसिया ले लिया, और कुछ हिस्से को ऑस्ट्रिया ले लिया। और तीनों ने अपना रूल एंड रेगुलेशंस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, सारी चीजें पोलैंड के ऊपर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसमें पोलैंड में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। तो दैट मीन्स कि पोलैंड के अंदर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, जो लोगों के अंदर डेवलप किया गया, उसको जिंदा रखा गया कि एक दिन वो वक्त आएगा कि पोलैंड जो है ये तीनों ग्रेट पावर से इंडिपेंडेंट होगा। तो वो दिन कब और कैसे आएगा, तो कब का तो पता नहीं, लेकिन उसके आने के पीछे जो रीजन होगा वो रीजन होगा एक तो म्यूजिक और दूसरा लैंग्वेज। दैट मीन्स कि म्यूजिक एंड लैंग्वेज की हेल्प से वो अगेन पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। किससे, तो फ्रॉम द ग्रेट पावर्स लाइक रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया से। आइए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम है करोल कुरपिंस्की। इन्होंने क्या किया, सेलिब्रेटेड का मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि स्प्रेडेड। तो उन्होंने स्प्रेडेड नेशनल स्ट्रगल को थ्रू, किसके थ्रू उन्होंने किया था, ओपेराज, म्यूजिक, टर्निंग फॉक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजोरिका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। दैट मींस करोल कुरपिंस्की ने क्या किया कि नेशनल स्ट्रगल को बूम करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने यूज किया था ओपेरा का, फॉक डांसेस का,
पोलोनाइज एंड मजोरिका जो है ये आपको लोकल डांसेज हैं। ये क्या है? तो लोकल डांसेज हैं, ध्यान रखेंगे, ये लोकल डांसेज हैं। लोकल डांसेस, पोलोनाइज एंड मजोरिका जो है वो पोलैंड का लोकल डांसेज है। उस डांसेस की मदद से लोगों के अंदर इन्होंने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को, नेशनलिज्म को लोगों के अंदर उन्होंने जोर शोर से फैलाया और लोगों को कंपेल्ड किया, लोगों को इंस्पायर्ड किया, लोगों को मोटिवेट किया म्यूजिक के थ्रू, ये म्यूजिक एंड फोक डांसेस के थ्रू, ताकि लोग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स उसके अंदर डेवलप हो और जो रिवॉल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट करे और पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाए। आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूंगा कि इस क्वेश्चंस को भी आप मान लो 2, 3 एंड 5 मार्क्स में। दूसरा है हमारा, हाउ लॉन्ग लैंग्वेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। आप देखेंगे ये भी 2, 3 और 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने ऐसा देखा है अपने ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं भी आप देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपके लिए आंसर फॉर्मेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएगा तो डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चंस बोर्ड पूछेगा कि कैसे लोगों के बीच में लैंग्वेज जो है वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में हेल्पफुल रहा है। तो मैंने उसके ऊपर शानदार आपके लिए आंसर भी बना रखा है। ये पॉइंट के साथ साथ आपका आंसर्स भी है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बोर्ड पूछ दे तो आप उसमें आंसर करने के लिए कैपेबल होंगे और आसानी से बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप आसानी से आंसर करेंगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो आइए, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया ने क्या किया था, जैसा पहले हम लोग डिस्कस कर लिया कि उन्होंने किस पे ऑक्यूपाइड किया था, तो उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था पोलैंड को। जैसा कि यहाँ ग्रेट पावर्स देख सकते हैं, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग रशिया पे फोकस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पॉलिश लैंग्वेज को बैंड कर दिया उन्होंने। दैट मीन्स कि पोलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज का नाम है पॉलिश लैंग्वेज। यहाँ ये पुलिश नहीं है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका नाम है पॉलिश लैंग्वेज। जो पोलैंड में बोली जाने वाली लैंग्वेज को पॉलिश लैंग्वेज, जैसे फ्रांस में बोले जाने वाली लैंग्वेज को फ्रेंच कहते हैं, उसी तरीके से इस लैंग्वेज को उन्होंने बैंड कर दिया और रशियन लैंग्वेज को उन्होंने इम्पोज कर दिया पोलैंड में कि अब पोलैंड में सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही लोग बोलेंगे, पोलैंड लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज का यूज कोई भी नहीं करेंगे। बच्चे को स्कूल्स में रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, डे टू डे लाइफ में भी आपको इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन रशियन लैंग्वेज में करना है। यहाँ तक कि चर्चेज में भी जो प्रीचिंग होता है, जो उपदेश दिया जाता है वहाँ के बाइशॉप्स के द्वारा, क्लर्जी के द्वारा, वो भी रशियन में ही होगा। जरा सोचिए कि अभी हम लोगों को इंडिया में बोल दे सारे लोगों को कि आपके लिए कंपलसरी है फ्रेंच लैंग्वेज बोलना, तो ये कितना ही मुश्किल होगा। या सारे लोगों को ये बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना है, इंग्लिश में ही सारी चीजें करना है, तो आपको नहीं लगता है कि क्या हम लोग घर में अपने माता पिता से, अपने रिलेटिव से, अपने यहाँ तक कि दोस्त यार से भी बातें करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम बात भी नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरह से ये कह रहा है कि गुंगा बन के आप बने रहो। तो चलिए ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि जो पॉलिश रिवोल्टेड अगेंस्ट, मतलब कि पीपल ऑफ पोलैंड, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिश भी बोलेंगे, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है कि लैंग्वेज जो है पोलैंड में वो भी पॉलिश, और वहां के जो लोग होते हैं उसको भी क्या कहा जाता है, पॉलिश। उन्होंने क्या किया, रशिया के अगेंस्ट में 1830 में इन्होंने रिवोल्ट किया। दैट मीन्स कि जो रशियन पावर है, सुपर पावर, जो रशिया वहां पर रूल कर रहा था, तो वहां के ट्रूप्स इन लोगों ने फाइट किया कि नहीं, हम यहाँ क्या करें, पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। लेकिन उस समय में पोलैंड के लिए पॉसिबल नहीं हुआ और पूरी तरीके से इसको क्रस्ट कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। जो पोलिश लोग थे उनको, जो उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया, तो उनको ब्रूटली मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उन लोगों की पूरी तरीके से हार हो जाती है और अभी भी वहां पर रशिया का ही रूल होता है। अब क्या हुआ कि मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी बिगन टू यूज पॉलिश लैंग्वेज, लेकिन यहां पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले किया है तो वह है क्लर्जी। क्लर्जी ने रशियन लैंग्वेज को यूज करने से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। उन्होंने किसी भी तरीके से रशियन लैंग्वेज को यूज करना नहीं चाहा, जिसके वजह से वो क्या करना शुरू किए कि चर्च में जो प्रीचिंग करते थे, जो लोगों को जो उपदेश देते थे, जैसा कि वो पहले पॉलिश लैंग्वेज में देते थे, तो आज भी वो पॉलिश लैंग्वेज में ही लोगों को देना शुरू कर दिया, प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं करूंगा। इसके लिए जो रशियन रूलर्स हैं उनको जो भी पनिशमेंट देना है वो पनिशमेंट दे दे। तो फाइनली क्या हुआ, उन्होंने चर्च गैदरिंग्स, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस
में उन्होंने वेपन एज अ नेशनल रेसिस्टेंस के रूप में पोलिश लैंग्वेज को यूज किया, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में पोलिश लैंग्वेज को यूज करेंगे, और पोलिश लैंग्वेज यूज करते करते ही हम लोग सबको पोलिश लैंग्वेज बोलना है। और इससे क्या होगा, इन्होंने चर्च में इसलिए यूज किया कि आपको पता है कि उस जमाने में जो सोसाइटी होती थी उसमें रिलीजन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था, और जो रिलीजियस पीपल होते थे उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था। तो उनको द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज को लोग एज इट इज फॉलो करते थे। तो जब यहां पर क्लर्जी ने सीधा मना कर दिया रशियन लैंग्वेज को यूज करने से और पोलिश लैंग्वेज को यूज करेंगे, तो इतना तो आप श्योर हैं कि जो रशियन रूलर हैं वो क्या करेंगे, रशियन एडमिनिस्ट्रेशन जो पोलैंड में, ये इनको पनिश्ड करेंगे। और इसके पनिश्ड को देख करके जो बाकी पोलैंड के लोग होंगे उसके अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट और भी ज्यादा जगेगा। कैसे, तो भाई देखो कि हमारे जो क्लर्जी हैं उन्होंने अपना पोलिश लैंग्वेज को बोलना नहीं छोड़ा, और इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। और हम लोग रशियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम लोग इतने कमजोर हैं तो नहीं, हम लोग भी पोलिश लैंग्वेज यूज करेंगे, और हमें अगर इस लैंग्वेज को यूज करने से रोका जाएगा तो इसके लिए हम लोग सब पूरे पोलिश, या दैट मींस कि पूरे पोलैंड के लोग फाइट करेंगे और रशिया को यहां से हटाना है, और यहां पर अगेन पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। तो अब आगे देखेंगे, फॉलोइंग दिस दैट मींस कि क्लर्जी जो पोलिश लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग्स, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पे जो यूज करना शुरू किया, इसको देखते देखते जो बाकी लोग थे, कौन, the use of Polish came to be seen as the symbol of a struggle against Russian dominance. That means कि अब जो पूरा रसिया है, पूरे रसिया में लोगों ने क्या, सॉरी पूरे पोलैंड में लोगों ने आपको किस चीज के लिए, रशियन एम्पायर के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए उन लोगों ने सबने पोलिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब हम लोग किसी भी परिस्थिति में पोलिश लैंग्वेज को ही यूज करेंगे, और इसी पोलिश लैंग्वेज को यूज करते करते रसिया को यहां से हम लोग अब बाहर फेंकेंगे और पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये हमारा टॉपिक है। तो यहां देखेंगे, देयर आर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वाज इन यूरोप, तो आपका आंसर क्या होगा, 1830। तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब क्या होता है, अ कंडीशन in which people were unable to fulfill their basic needs. People were unable to, तो इकोनॉमिक हार्डशिप क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी ज्यादा अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशन इन विच पीपल वेयर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो इकोनॉमिक का आपको जो इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब क्या हुआ कि आपका एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी ऐसी आर्थिक स्थिति होना जिसमें कि आप अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा ना कर पाए। तो बेसिक नीड्स में क्या होता है, तो आपको यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि जो हमारा बेसिक नीड्स होता है वो आपको पता है, एक होता है शेल्टर जिसको हम लोग घर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेड, ठीक है, जैसे इसमें मैं बोलूंगा खाना, और क्लोथ्स, दैट मीन्स कपड़े। दैट मीन्स कि इन सारी चीजों को भी फुलफिल कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो, ऐसे सिचुएशन को हम लोग इकोनॉमिक हार्डशिप कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 1830 में कुछ ऐसा ही था। बट अब सवाल आता है कि व्हाई, क्यों इकोनॉमिक हार्डशिप था। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई देयर वर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को भी आप 2 और 3 या 5 मार्क्स में भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज देखिए मैंने बिल्कुल आंसर जैसा बना दिया कि अगर आपके एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाई देयर वर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830, तो आपका आंसर क्या होगा कि देयर वर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830 बिकॉज इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यूरोप में अचानक से बढ़ जाता है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा और किसी चीज का प्रोडक्शन इक्वल है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे इस ग्राफ से समझिए कि मान के चलिए कि किसी चीज का प्रोडक्शन
अपना इसी स्पीड से चल रहा है, बट जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे चीजें क्या होगी कि चीजों का जो डिमांड्स है बढ़ेगा और उसका सप्लाई एज इट इज है, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम्स होना शुरू ही होगा। साथ ही साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा। एंड माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब क्या होना शुरू हो गया कि गांव से लोग शहरों की ओर जाना शुरू कर दिया, ताकि वहां पर शहर में जाकर के उसको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि वो 2 रुपया कमा पाए और अपनी बेसिक जरूरतों को वो पूरा कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि जो अर्बन में है, अर्बन में काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गया, और अर्बन में ज्यादा भीड़ बढ़ा, अगेन वहां पर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का शुरू हो गया। उसके बाद शटडाउन ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज, अब जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज थे वहां पर, वो फैक्ट्रीज भी बंद होना शुरू हो गया। तो क्यों बंद होना शुरू हो गया ये तो हम आगे अगले स्लाइड्स में काफी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं यहां बता देता हूं, क्योंकि उसमें मैं ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो 1750 में ही आ गया था। तो अब यहां से मशीन से बनी हुई चीजें जो थी काफी सस्ती थी, और जिसके वजह से वो मार्केट्स में आता था तो उनकी प्राइस कम हो जाते थे, जिसके वजह से लोग वो ज्यादा खरीदना शुरू करते थे। और जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज थे वहां की बनी हुई चीजें जो थी काफी कॉस्टली होता था, जिसके वजह से लोगों के लिए यहां से बनी हुई चीजों को खरीद पाना मुश्किल होता था। तो जिस वजह से छोटे छोटे जो स्मॉल फैक्ट्रीज थे उनको लॉस होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे लॉस के कारण ये स्मॉल फैक्ट्री को उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। और जैसे ये स्मॉल फैक्ट्रीज को उन्होंने बंद करना शुरू किया तो इससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग यहाँ काम करते थे उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट का होना शुरू हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो कंडीशन था, बहुत ही बुरा कंडीशन पूरे यूरोप में हो चुका था। तो हम बाकी की चीजें हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय।